ईवीएस के अंतर्गत कक्षा 3 की एनसीईआरटी आसपास इस पूरी किताब को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं। केवल उन ज़रूरी सेक्शंस को यहाँ पर बताया गया है जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अदरवाइज चैप्टर वाइज नहीं चलेंगे हम लोग। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो कभी पूछी गई हैं, केवल उनके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं प्राकृतिक भूगोल और विज्ञान। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक गीजर की, नेचुरल गीजर्स। प्राकृतिक गीजर वे जल स्रोत होते हैं जिनसे भूतापीय ऊर्जा के कारण निश्चित अंतराल पर अत्यधिक गर्म पानी और भाप जोर से बाहर निकलती है। ये तब बनते हैं जब भूमिगत जल गहराई में स्थित गर्म चट्टानों से तपकर अत्यधिक दाब में आ जाता है और अचानक विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है। कौन कौन से हैं प्रमुख क्षेत्र? विश्व में ऐसे गीजर सबसे अधिक मात्रा में येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि वायोमिंग अमेरिका में है, वहाँ पाए जाते हैं। येलोस्टोन मुख्य रूप से वायोमिंग प्रांत में है। कभी कभी भूलवश इसको कहीं ना कहीं अलास्का भी दिखाया गया है, जो गलत है। यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा सतह ऊपरी सतह के काफी निकट है। ओल्ड फेथफुल, यहाँ का प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर अपने नियमित विस्फोटों के लिए जाना जाता है। ये गीजर पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूतापीय गतिविधियों को समझने का महत्वपूर्ण साधन है। इंद्रधनुष या रेनबो। इंद्रधनुष तब बनता है जब एक साथ सूर्य का प्रकाश और वर्षा की सूक्ष्म जल बूंदें मौजूद हों। इसे देखने के लिए हमारा चेहरा सूर्य की विपरीत दिशा में होना चाहिए, यानी सूरज आपकी पीठ के पीछे और बारिश या जल बूंदें सामने हो। आमतौर पर सुबह या शाम के समय जब सूर्य क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई देता है। पक्षी जगत और पारिस्थितिकी। पक्षियों की विशेषताएं और खान पान, इस बारे में बात करेंगे। चील और बाज शिकारी पक्षी हैं, जबकि गिद्ध एक मतोपजीवी है। पक्षियों की चोंच की बनावट का उनके भोजन से सीधा संबंध होता है। कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली। पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री और कभी कभी इससे भी अधिक घुमा सकता है। हम देखेंगे नकल करने की अद्भुत क्षमता पक्षियों की। इंसानी बोली की नकल करने की क्षमता कुछ विशेष पक्षियों में पाई जाती है। हालांकि यह वास्तविक अर्थों में बोलना नहीं, बल्कि ध्वनियों की सटीक नकल होती है। सबसे पहले देखेंगे तोता। सबसे प्रसिद्ध नकलची है, जो शब्दों, वाक्यों और इंसानों की आवाज की शैली तक की नकल कर लेता है। अफ्रीकन ग्रे तोता अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए आवाज के संदर्भ को भी पहचान लेता है। मैना। भारत में पाई जाने वाली मैना साफ और स्पष्ट नकल करती है, इसलिए पालतू मैना अक्सर बहुत बातूनी हो जाती है। हिल मैना को सबसे स्पष्ट नकल करने वाला पक्षी माना जाता है। अन्य पक्षियों में काकटू, ये इमोशनल टोन देता है। बजरीगर और लवबर्ड भी शब्द सीखते हैं। आश्चर्यजनक रूप से कौवा और स्टारलिंग रिंगटोन और गाड़ियों की आवाज भी नकल करने में सक्षम है। क्या है इसके पीछे वैज्ञानिक कारण? यह क्षमता उनके विशेष वोकल अंग सायरिंग्स, उन्नत मस्तिष्क संरचना और सामाजिक स्वभाव के कारण होती है। पक्षियों की फल बागानों में रक्षक की भूमिका के बारे में बात करते हैं। यद्यपि पक्षी कुछ फलों को खाकर क्षति पहुंचाते हैं बागानों में, परंतु वे कीटों को खाकर फलों को सड़ने से बचाते भी। आधुनिक समय में जब एक ही प्रकार की खेती बढ़ी तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। पक्षियों की कमी के कारण रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा, जिससे दुष्परिणाम गंभीर आने शुरू हुए। मिट्टी की उर्वरता का घटना, जल प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर। पक्षी केवल फल भक्षी नहीं होते, बल्कि बागानों के प्राकृतिक रक्षक भी हैं। कुछ एक फलों को कुतर कर खा लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी वजह से बागानों को नुकसान होता है, बल्कि उनकी वजह से बागानों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों को, जो कि फसलों को बर्बाद कर सकते हैं, उन्हें खाकर समाप्त कर देते हैं। देखेंगे भारतीय संस्कृति, समाज और शिक्षा। स्वस्थ भारत अभियान
गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत को गंदगी मुक्त बनाने के संकल्प के साथ स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। हम देखेंगे क्षेत्रीय खान पान, लिंग हु फैन, हांगकांग का प्रसिद्ध व्यंजन जो सांप के मांस से बनता है, कश्मीर सरसों के तेल से बनने वाली मछली, गोवा चूंकि वहाँ नारियल ज़्यादा पाया जाता है तो नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली, केरल यहाँ उबला हुआ टैपियोका नारियल की कढ़ी के साथ खाया जाता है, उबला हुआ टैपियोका। बात करेंगे ब्रेन लिपि या ब्रेल स्क्रिप्ट की। यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए 6 बिंदुओं पर आधारित एक विशेष लिपि है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं, जैसे कंप्यूटर का उपयोग, जिससे इसे लिखना पढ़ना और भी आसान हो गया है। देखेंगे पारंपरिक खेल जो कि भारतीय धरोहर का हिस्सा है, स्टापू। स्टापू क्षेत्रीय भाषा में उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे इस खेल को इक्खड़ दुक्खड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि ज़मीन पर कुछ ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, खाने बना दिए जाते हैं, और में एक पत्थर की एक चिब्बी जिसको कहा जाता है या पत्थर की एक गिट्टी जिसको कहा जाता है, उसको एग्जैक्ट पोजीशन में डालना होता है। संबंधित चित्र आप देख सकते हैं। तो स्टापू, इक्खड़ दुक्खड़, पिट्ठू। पिट्ठू को गिट्टी फोड़। गिट्टी फोड़ में क्या होता है, गिट्टियाँ एक के ऊपर एक लगाई जाती हैं जो चौरस होती हैं, और एक बॉल से उनको मारकर तोड़ा जाता है। फिर लोग भागते हैं। एक व्यक्ति या एक टीम इसके लिए लगाई जाती है जो दौड़ कर आती है, उन गिट्टियों को वापस एक के ऊपर एक खड़ा करती है। अगर इस बीच में गेंद आकर किसी को हिट कर देती है तो वो टीम आउट हो जाती है। तो दूसरा खेल कौन सा था, पिट्ठू या गिट्टी फोड़। अष्टाचंगा पे। अष्टाचंगा पे एक बोर्ड आधारित गेम है। अष्टाचंगा पे एक पारंपरिक बोर्ड गेम है जो बुद्धि और गणना कौशल से जुड़ा हुआ है। इसमें पासे के माध्यम से चालें चली जाती हैं और खिलाड़ी तय खानों पर आगे बढ़ते हैं। यह खेल बच्चों की धैर्य, गिनती, रणनीति और जीत हार को सहज रूप से स्वीकार करना सिखाता है। इसके अन्य प्रचलित नामों में अष्टाचम्मा, चौपड़, चौसर, पच्चीसी और आधुनिक रूप से देखें तो लूडो शामिल है। इन तीनों खेलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि बिना महंगे साधनों के और खुले वातावरण में खेले जाते हैं, और ये खेल बच्चों को मोबाइल व डिजिटल दुनिया से बाहर निकालकर सामूहिकता, सहयोग और शारीरिक सक्रियता से जोड़ते हैं। यही कारण है कि आज भी इन्हें भारतीय लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर माना जाता है। हम बात करेंगे पिन कोड प्रणाली की। पिन, PIN, दैट इज पोस्टल इंडेक्स नंबर्स। क्या है ये पोस्टल इंडेक्स नंबर? इसकी शुरुआत 15 अगस्त सन 1972 में की गई। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में कुल 9 डाक क्षेत्र हैं और पिन कोड 6 अंकों का होता है। अब इन 6 अंकों का अगर डिवीजन करें तो पहला अंक डाक क्षेत्र के बारे में होता है, जैसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य, या फिर एक निश्चित अलग से भी होता है जो कि आर्मी क्षेत्रों के लिए होता है। तो इसमें 9 डाक क्षेत्र होते हैं। तो पहला अंक डाक क्षेत्र को दिखाता है, दूसरा अंक उप क्षेत्र को दिखाता है। जैसे मान लेते हैं पहला अंक जिसने रीजन को दिखाया तो मान लेते हैं वो उत्तर का रीजन है, और दूसरा अंक मान लेते हैं जैसे 2। अब ये 2 किसी ना किसी एक पर्टिकुलर उस उत्तर भाग में भी कोई ना कोई एक निश्चित प्रदेश का है। जो तीसरा अंक होता है वो शॉर्टिंग जिले के बारे में होता है कि कौन सा जिला शॉर्टिंग जिला वहाँ का है। और अंतिम 3 अंक विशिष्ट स्थानीय डाकघर, जैसे मान लेते हैं 212601 में 2 उत्तर भारत को दिखाता है, 1 उत्तर प्रदेश को दिखाता है, 2 प्रयागराज जिला जो कि शॉर्टिंग जिला होगा, और 601 स्थानीय डाकघर को दर्शाता है। आगे देखेंगे आवास और जल संरक्षण। क्षेत्रीय आवास, हाउसिंग डाइवर्सिटी को देखेंगे। असम में बांस के खंभों, स्टिल्ट्स पर ऊंचे घर बने होते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे पानी होता है। उस पानी से बचाव के लिए 10 से 12 फीट ऊंची बल्लियों के ऊपर घरों को बनाया जाता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान मिट्टी की दीवारें और कटीली झाड़ियों की छत वाले घर बनाए जाते हैं। अन्य घरों में जैसे हाउस बोट, जैसे ये हाउस बोट कश्मीर और केरल दोनों जगह पाए जाते हैं। और इग्लू, ये बर्फ के घर होते हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। इग्लू। हम देखेंगे वाटर हार्वेस्टिंग और टाका। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, अनियमित वर्षा और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता बढ़ गई है।
वर्षा का अधिकांश जल बहकर नष्ट हो जाता है, जबकि जल संकट निरंतर गहराता जा रहा है। ऐसे में वर्षा जल का संग्रह जल सुरक्षा का प्रभावी उपाय है। वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमुख तरीकों में छतों से वर्षा जल एकत्र कर टंकियों या भू रिचार्ज पिट में पहुंचाना, खेतों में जोहड़ और तालाब बनाना, पारंपरिक जो बावड़ियां होती हैं या बाउली होती हैं उनका संरक्षण तथा भूमि रिचार्ज की संरचनाएं बनाना। राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण व्यवस्था में टाका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। या घर या आंगन से जुड़े भूमिगत ढक्कनदार जल संग्रह के कुंड होते हैं, जिनमें वर्षा जल को स्वच्छ रूप से संचित कर लंबे समय तक पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक प्रणालियों, विशेषकर राजस्थानी टाका का समन्वय जल संकट से निपटने का टिकाऊ समाधान प्रस्तुत करता है। और कक्षा 3 का यह अंतिम भाग होगा। इसमें हम बात करेंगे सामाजिक सरोकार या नशे का प्रभाव। नशाखोरी का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इससे होने वाली परेशानियां, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि। इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है, जो अनुकरण या इमिटेशन के कारण इसे सामान्य मानकर इसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। तो ये था कक्षा 3 NCERT। इसका संपूर्ण कवरेज है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई तथ्य बचता ही नहीं है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कक्षा 4 की आसपास और इसके बाद कक्षा 5 की आसपास। तो कुल मिलाकर कक्षा 3, 4 और कक्षा 5 में चूंकि थोड़ा सा उसका विस्तृत सिलेबस है, तो वो 3 वीडियोस में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो कक्षा 3 का एक वीडियो, कक्षा 4 का एक वीडियो और कक्षा 5 के 3 वीडियोस, कुल मिलाकर ये 5 वीडियोस संपूर्ण कवरेज करेंगे। इसके अलावा इन वीडियोस के बीच बीच में लगातार आपको रिवीजन वीडियोस भी मिलते रहेंगे, ताकि आपको एक ही वीडियो को कई बार रिपीट ना करना पड़े। आप अगर लगातार भी सुनते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, तो रिपीटिशन अपने आप होता जाएगा। कुछ इस तरह से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है कि एक ही बार चलाने में आपको एक ही इंफॉर्मेशन को पूरे वीडियोस के दौरान कई बार आपके सामने से होकर गुजरे। और रिपीटिशन सबसे बेहतर मीडियम है चीज़ों को याद रखने का, स्थायी रख पाने का। तो इसी के साथ लेते हैं हम विदा। अगले वीडियो चैप्टर में हम लोग मिलेंगे कक्षा 4 की आसपास के साथ। धन्यवाद।